नमस्कार दोस्तों। साल था 1975। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी देश भर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं और अगले 2 सालों के लिए लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाता है। ढेरों पोजीशन लीडर्स को जेलों में डाल दिया जाता है और हिस्ट्री के इस हिस्से को काला धब्बा माना जाता है इंडियन डेमोक्रेसी पर। लेकिन एग्जैक्टली क्या रीजन था इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पीछे? क्यों इसे किया गया और क्यों इसे इतना खौफनाक माना जाता है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस हिस्ट्री के वीडियो में आइए इस इवेंट को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। दोस्तों, 1975 पहली बार नहीं था जब देश भर में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। इससे पहले 1962 की इंडो चाइना वार और 1971 की इंडिया पाकिस्तान वार में भी इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। मतलब दोस्तों, 1975 वाली इमरजेंसी इन दोनों से काफी अलग थी, क्योंकि इसके पीछे कोई एक लड़ाई या फिर कोई एक रीजन नहीं था, जबकि कई सारी घटनाएं हुई थी, कई सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए थे जिनके आउटकम से 1975 की इमरजेंसी निकली थी। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एक्चुअली में 1965 में शुरू होती है, जब कांग्रेस पार्टी पावर में होती है और अपना 4th 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट कर रही होती है। 1969 में कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती है कि 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया जाएगा। इसका मतलब सरकार उन बैंक्स की ऑनरशिप ले लेगी उन प्राइवेट कंपनीज से। इमेजिन कीजिए दोस्तों, आप किसी कंपनीज के मालिक हैं या फिर किसी कंपनीज में शेयर खरीद के रखे हैं। कल से सरकार कहती है कि ये कंपनी सरकार के हाथों चलेगी, तो क्या दोस्तों आप इस डिसीजन से खुश होंगे? ऑब्वियसली नहीं। तो उस टाइम के बहुत सारे बिजनेसमैन जैसे JRD टाटा और इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स इस नेशनलाइजेशन के डिसीजन को अपोज करते हैं। 18 जुलाई 1969 को यह डिसीजन लिया जाता है कि इसे ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किया जाएगा। लेकिन सरकार जल्दी रियलाइज करती है कि 21 जुलाई को पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाली है। प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को 20 जुलाई को छोड़ने वाले हैं, तो ऑर्डिनेंस को बहुत ही जल्दी में बनाया जाता है। ऑलमोस्ट ओवरनाइट प्रेसिडेंट के द्वारा साइन कराया जाता है पार्लियामेंट सेशन से पहले। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की तरफ से जस्टिफिकेशन यह थी कि अगर इन बैंक्स को नेशनलाइज किया जाएगा तो यह बैंक्स देश के कोने कोने में पहुंच सकती है और देश की गरीब नागरिक को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, जो कि एक फॉर प्रॉफिट कंपनीज कभी नहीं करेगी, क्योंकि वह सिर्फ अपनी प्रॉफिट की सोचती है। लेकिन दोस्तों, उस टाइम के बैंक्स के शेयर होल्डर्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे ऐसे डिसीजन से। तो उस टाइम के सेंट्रल बैंक्स ऑफ इंडिया के शेयर होल्डर्स, जिनका नाम RC कूपर था, जो कि सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं इस डिसीजन को लेकर और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें बड़ी जीत भी हासिल होती है। कोर्ट डिसाइड करता है कि ये जो लॉ है जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, ये डिस्क्रिमिनेट करता है उन 14 बैंक्स के खिलाफ जिसे नेशनलाइज किया जा रहा है, और ये शेयर होल्डर्स के लिए काफी अनफेयर है। तो सरकार की इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। और फिर दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इंदिरा गांधी वर्सेस कोर्ट्स की बैटल्स। सुप्रीम कोर्ट ने जब इंदिरा गांधी के इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट किया, तो अगले ही साल इनकी सरकार एक नया अमेंडमेंट लेकर आई कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस अमेंडमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया। दोस्तों, ये कोर्ट और सरकार की बैटल्स में आपको इसलिए बताने लग गया हूँ क्योंकि यही छोटे बड़े इवेंट्स थे जिन्होंने फाइनली इन्फ्लुएंस किया था इमरजेंसी डिक्लेयर करने के डिसीजन को। 1971 के समय में आते हैं दोस्तों, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी दोबारा से इलेक्शन जीत जाती है और इस बार बड़ी ही डोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर बनती है। इनके अंदर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स देखने को मिलती है और अलग अलग देश के चीफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स इंदिरा गांधी ये देखकर सिलेक्ट करती थी कि कौन इनके ज्यादा करीब है। 1971 वो साल भी था दोस्तों जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पर एक बुरा असर पड़ा था। इन्फ्लेशन बढ़ी और जो एसेंशियल कमोडिटीज थे उनके प्राइसेस बड़ी ही तेजी से देखने को मिले। एट द सेम टाइम कांग्रेस पार्टी इतनी पावरफुल बन चुकी थी कि उनके अंदर अब करप्शन देखने को मिल रहा था। इंदिरा गांधी के खुद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पॉइंट आउट किया था इस चीज को। स्टेट गवर्नमेंट में करप्शन की और भी बुरी हालत थी। दोस्तों, 1973 में एक भयंकर ऑयल क्राइसिस देखने को मिलती है दुनिया में। इसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस 1974 तक 300% बढ़ जाती है। एक बार फिर से
आम आदमी की पॉकेट पर असर पड़ता है। भयंकर तरीके से इन्फ्लेशन और प्राइस राइज देखने को मिलती है। सेम ईयर बिहार में भी एक मूवमेंट्स की शुरुआत होती है स्टूडेंट्स के द्वारा, जिसे लीड किया जाता है जेपी नारायण के द्वारा। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किए जाते हैं कांग्रेस सरकार के करप्शन के खिलाफ और डिमांड की जाती है बिहार की सरकार को डिसॉल्व कर दिया जाए। इसके अलावा एक और लीडर जॉर्ज फर्नांडिस 3 दिन की रेलवे स्ट्राइक करवाते हैं रेलवे वर्कर के बेटर कंडीशन और बेटर सैलरी डिमांड करने के लिए। 17 लाख से भी ज्यादा वर्कर्स प्रोटेस्ट करते हैं और ये उस वक्त के लिए दुनिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल स्ट्राइक बन जाती है। पूरा राशन पूरा काम नहीं तो होगा चक्का जाम, जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है। ये कुछ नारे थे उस टाइम के जो प्रोटेस्ट में उठाए जा रहे थे। 1 साल गुजर जाती हैं और इंदिरा गांधी नरम नहीं पड़ती हैं और कहती हैं ये जो मूवमेंट्स है ये डेमोक्रेसी को खत्म करने लग रही है। फॉरेन फंडेड एंटी नेशनलिस्ट मूवमेंट है। कॉन्स्टेंट स्ट्राइक, भयंकर इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, करप्शन की एलिगेशन। दोस्तों आप समझ सकते हैं उस टाइम पे क्या स्थिति रही होगी देश की। दोस्तों इतना सब काफी नहीं था कि मार्च 1975 में इंदिरा गांधी को एक और बड़ा झटका लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। असल में बात ये थी कि पिछले 2 सालों से इंदिरा गांधी के खिलाफ एक केस चलने लग रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इस केस को फाइल किया गया था एक सोशलिस्ट इलेक्शन कैंडिडेट राज नारायण के द्वारा, जो इलेक्शन में खड़े हुए थे इंदिरा गांधी के खिलाफ। 1971 की इलेक्शन में सेम सीट से रायबरेली की सीट थी और उत्तर प्रदेश से। वैसे राज नारायण एक इंडियन फ्रीडम फाइटर भी थे, लेकिन इंदिरा गांधी के अगेंस्ट के लिए ज्यादा पॉपुलरली जाने जाते थे। राज नारायण ने सीधा आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी पर कि उन्होंने अपनी इलेक्शन की सीट काफी अनफेयर तरीकों से जीती है। उन्होंने बैलेट्स को मैनिपुलेट किया है। 14 क्राइम्स रिपोर्ट किए गए थे इंदिरा गांधी के उस टाइम पर। दोस्तों इन क्राइम्स के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के लोकसभा सीटों को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है और इंदिरा गांधी को लोकसभा से हटा दिया जाता है। दोस्तों क्योंकि यह डिसीजन इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा लिया गया था तो इंदिरा गांधी इस जजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। अपोजिशन ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और वो सड़क पर उतर गए और डिमांड करने लगे कि करप्ट प्राइम मिनिस्टर को अब रिजाइन कर देनी चाहिए। मोरारजी देसाई ने कहा कि अब एक मूवमेंट की शुरुआत हो रही है कांग्रेस के अगेंस्ट, जो कि डू और डाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो डिसीजन था वो 12 जून 1975 को आया था और 24 जून के बाद जो हुआ वो आप सभी जानते हैं। इंदिरा गांधी की अपील इस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनी जा रही थी और जजेस ने कहा कि उनकी सारी प्रिविलेजेस छीनी जा सकती हैं। वो वोट नहीं कर सकती हैं और इलेक्शन में खड़ी नहीं हो सकती हैं अगले 6 सालों के लिए। कोर्ट के यह कहने के बाद सड़कों पर हल्ला मच गया। अपोजिशंस की तरफ से जो प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी थी वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इनमें से एक प्रोटेस्ट की रैली जेपी नारायण के द्वारा भी निकाली गई थी। उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा कि वो बाहर निकले प्रोटेस्ट करने के लिए। उन्होंने जनता से कहा कि वो पुलिस की सुनना बंद कर दें और उन्होंने पुलिस से कहा और आर्मी फोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स से कहा कि वो सरकार की सुनना बंद कर दें, सरकार के ऑर्डर्स को सीधा सीधा रिफ्यूज कर दें। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी अपनी कुछ मिनिस्टर्स से कंसल्ट करती है और उनके एडवाइस पर एक रिटन नोट भेजती हैं उस टाइम के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को रिक्वेस्ट करते हुए कि वो देश भर में इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें और वो ऐसा कर देते हैं 25 जून की रात को। कुछ ही घंटों के अंदर ही अंदर ढेरों अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, इंक्लूडिंग मोरारजी देसाई, जेपी नारायण, एल.के. अडवाणी। सरकार पावर सप्लाई कट कर देती है न्यूज़पेपर ऑफिसेस की देर रात को दिल्ली में, ताकि अगले दिन कोई भी न्यूज़पेपर प्रिंट ना हो सके। और अगली सुबह रेडियो पे अनाउंसमेंट की जाती है इंदिरा गांधी के द्वारा। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। एक्चुअली में रूट कॉजेस तो बहुत सारे थे, लेकिन एक तो ये जो हाईकोर्ट की जजमेंट थी जो इंदिरा गांधी की सीट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती थी, और दूसरा जो जेपी नारायण के नारे थे वो बेसिकली ट्रिगर पॉइंट बन जाती है। इसी वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। ये चीज इंदिरा गांधी के लिए एक्सक्यूज बन जाती है, जिसकी वजह से वो जस्टिफाई करती हैं कि उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करी। और अगले 2 सालों के लिए जो होता है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। इस समय को डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी करके बुलाया जाता है। लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाता है और जो लोग प्रोटेस्ट जारी रखते हैं उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाता है। कई अपोजिशन लीडर्स और एक्टिविस्ट इस समय पे अंडरग्राउंड चले जाते हैं। इलेक्शंस डिले हो जाती हैं
आरएसएस और जमायत इस्लाम जैसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाता है। दोस्तों 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी फाइनली कॉल ऑफ कर दिया जाता है और इलेक्शंस बुलाए जाते हैं। इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों अपनी सीटों से हार जाते हैं और जनता पार्टी पहली बार पावर में आती है।